मेरे पास 4 विकल्प है साईं, लेकिन मैं इसमें से किसे चुनूं जो मेरी बेटी के लिए सबसे बेहतर होगा। लेकिन उसके लिए आपको उन चारों लड़कों को लेकर द्वारकामाई में आना होगा। क्या संभव होगा? कल उन सबके साथ आपसे भेंट करता हूँ। और हाँ, लड़कों के आने से पहले एक आईना भिजवा दीजिएगा यहाँ। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा रहन सहन, साड़ी, कंगन, चूड़ी सब उनसे बेहतर है। आई जब आप जानती है तो फिर उनकी बातों को दिल से क्यों लगा रही है? क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ कि उनके पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है। उसने जो कहा उसका ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? उसने जो कहा उसका जवाब नहीं था मेरे पास। मैं आज ही बन गई होती तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता ना। चंपा, साई, अब आप ही आई को समझाइए। मैं तो हार गई। सबके सामने बोली वो, और किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इसका मतलब है पीठ पीछे सब मेरी बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। और शैलेश की माँ, उसकी शादी तो भैरू के 2-3 महीने के बाद हुई थी और वो माँ बन गई। हमें पीछे रह गए। आइए आपको किसी से मिलवाता हूं। आइए मेरे साथ। आइए। बोला। राम से। राम जी भला करे। तुमने अपनी समस्या मुझे बताई थी। क्या तुम वही बात कमला काकी को बता सकते हो? लेकिन साईं। बताओ। काकी, पहले मैं बहुत दुबला पतला था। सब लोग मेरा मखौल उड़ाते थे, ताने मारते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। और सच कहूं तो मैं भी हट्टा कट्टा होना चाहता था। इसलिए मैंने सभी से पूछा, साई से भी। और सभी ने मुझे कहा कि मैं संतुलित आहार लूं और धैर्य रखूं। समय आने पे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझ में धैर्य कहाँ? मैं तुरंत परिणाम पाना चाहता था। इसलिए मैं एक वैद्य के पास गया। उन्होंने मुझे एक जड़ी बूटी दी और उसका असर आपके सामने है। अब मैं मोटापा कम करने की कोशिश में लगा रहता हूं, लेकिन ये चर्बी है कि घटती ही नहीं। वजन कम करना और भी कठिन है। बेसब्री का परिणाम अब भुगत रहा हूं मैं। जब भी हम प्रकृति के विरुद्ध जाकर कुछ करने का प्रयास करते हैं तो परिणाम कभी भी सुखदायी नहीं होता है। और बच्चे को जन्म देना कोई प्रतियोगिता तो नहीं है जिसमें हमेशा प्रथम आने का प्रयास किया जाए। बच्चे को जन्म देना ये तो एक नए जीवन का सृजन है, निर्माण है ये। और केवल जन्म दे देना ही काफी नहीं है। बच्चे का पालन पोषण करना, इसके लिए ये जरूरी है कि उसके माता पिता, उसके अभिभावक इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आपकी बात सुनकर मन का बोझ उतर गया। साई, सारे विचार शांत हो गए। ऐसा लगता है जैसे
मन एकदम शांत हो गया। साई, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया साई, आई को समझाने के लिए और उन्हें सांत्वना देने के लिए। आई उधर सबके सामने मेरी बहुत तारीफ कर रही थी, इसलिए लोगों ने उनको ऐसा कहा। अपनी सराहना, अपने प्रेम को कभी खत्म मत होने दीजिएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मेरी बेटी जैसी है। आप देखिएगा, इसे कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरी नहीं है। राम जी भला करें। चलते हैं साई। प्रणाम साई। सरकार, हमेशा की तरह इस बार भी सबने पूरे पैसे दे दिए। किसी पर जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वे अक्ल के दुश्मन, 1 साल से अधिक हो गया तुझे और अब तक समझ में नहीं आया कि सरकार जब रियाज करते हो तो सबको चुप रहना चाहिए। तो क्या महाभारत जीत गया है क्या, जो आते ही अपनी वीरता की तारीफ कर रहा है? हरिओम। अंता बनता, बैलगाड़ी में जूते बैलों को निकालो। भैरू, इस बैलगाड़ी को तुम अपने हाथों से खींचोगे और वाड़े का चक्कर लगाओगे। जी सरकार। और अब भुगतो रियाज के बीच में बोलने की सजा। चलिए। पर सरकार, जैसा कहा है वैसा करो। हरिओम। हरिओम। आ जाओ।
हरिओम हरिओम। तुम्हारे बल का, शक्ति का परीक्षण कर रहा था मैं भैरू। पैसे उगाने के लिए बल का उपयोग ना करने के पक्षधर हो तुम। देखना चाहता था कि समय के साथ कहीं ये बल समाप्त तो नहीं हो गया है। स्मरण है ना, जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम्हें पहलवान बनना था, अपना नाम बनाना था, और वो मैं अवसर तुम्हें देने जा रहा हूं। शिरडी में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूं। हरिओम। आसपास के गांव के सभी पहलवान आएंगे, नामी गिरामी पहलवान अपने अपने गांव का प्रतिनिधित्व करेंगे, कुश्ती लड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शिरडी का प्रतिनिधित्व करो। शुक्रिया सरकार, आपने मुझे इस लायक समझा। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जी जान लगा दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा और ये प्रतियोगिता जीतूंगा ताकि हमारे शिरडी का नाम रोशन हो सके। हरिओम हरिओम। इस प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। अपने काम के साथ साथ तुम्हें कुश्ती का भी अभ्यास करना होगा। सीधे शब्दों में तुम्हें अतिरिक्त समय निकालना होगा भैरू। हो सकता है तुम्हें घर जाने का मौका भी ना मिले। सरकार, इस दिन की मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। आपने आज ये जो मौका दिया है मुझे, इसे भुनाने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। अपने सारे सुख साधन भूल जाऊंगा मैं। हाँ, कर सकते हो तुम। वैसे भी तुम्हारे बाल बच्चे है नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, कर सकते हो तुम। जाओ हरिओम। जी सरकार। और तैयारी करो कुश्ती की। मन तो कर रहा है उड़कर घर पहुंच जाओ और ये खुशखबरी आपने आई और चंपा को दो। दोनों बहुत खुश हो गए। सरकार, इस कल के आए हुए लड़के के लिए इतना सब कुछ? इसीलिए मैं तुम दोनों को मूर्ख कहता हूं, मूर्ख। गधे के गधे ही रहोगे तुम। इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं सीख पाए तुम दोनों। कुलकर्णी सरकार हूं मैं, कुलकर्णी सरकार। और बिना स्वार्थ के ये कुलकर्णी सरकार कुछ नहीं करते हैं। हरिओम। शिरडी में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूं। सोचो, आसपास के गांव के पहलवान इसमें सम्मिलित होने आएंगे। इस प्रतियोगिता में सहभागी होने के लिए मैं उनसे शुल्क लूंगा तो कमाई होगी। और ये भी तो सोचो कि पहलवान आएंगे, उनके मित्र आएंगे, सगे संबंधी आएंगे, तो शिरडी में कितनी भीड़ होगी। शिरडी के व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा। हाँ? और फिर मैं उनसे अतिरिक्त कर लूंगा, फिर और कमाई होगी, है कि नहीं? अरे शिरडी का बड़ा नाम होगा। हाँ? अंग्रेज सरकार को प्रभावित करने का यह अच्छा अवसर है। अंग्रेज सरकार सोचेगी कि कुलकर्णी सरकार शिरडी के लिए, शिरडी के विकास के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अरे मूर्खो, गधो, मेरे दोनों हाथों में लड्डू होंगे, लड्डू। हरिओम हरिओम। देख क्या रहे हो? जाओ यहां से।
प्रणाम साई। राम जी भला करे। बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आइए। बैठिए। बताइए। मेरा नाम बिरजू है। मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। एक फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। कई लोगों से सलाह ली लेकिन बात नहीं बनी, तो किसी ने आपके पास जाने के लिए कहा। क्या फैसला लेना चाहते हैं आप? साई, भगवान ने मुझे एक बेटी दी है जिसे हमने नाजुक से पाला है। उसकी शादी की उम्र हो गई है। साई, मैंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मेरी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए कहा था। बहुत रिश्ते आए। उनमें से मैंने 4 लड़कों को पसंद किया। पहला लड़का बंबई में रहता है, सरकारी नौकरी करता है। अगर उससे शादी हुई तो मेरी बेटी मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। दूसरा लड़का जो बहुत विनम्र है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि उसका परिवार बहुत अच्छा है। तीसरा लड़का बहुत पैसे वाला है, घर में नौकर चाकर सब कुछ है, ऐशो आराम है। मेरी बेटी राज करेगी, राज। और चौथा लड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन अब तक साई उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं है। मुझे ये लड़का तो ठीक ठाक ही लगा, कुछ खास नहीं। लेकिन मेरी बेटी का झुकाव शिक्षा के प्रति हमेशा अधिक ही रहा है, इसलिए अभी तक मैंने वो रिश्ते को ना नहीं कहा है। एक बात तो तय है साई कि मैं जिस लड़के को पसंद करूंगा मेरी बेटी उसी के साथ शादी करेगी। मेरे पास 4 विकल्प है साई, लेकिन मैं इसमें से किसे चुनूं जो मेरी बेटी के लिए सबसे बेहतर होगा। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है साई, इसलिए मैं उसकी शादी हड़बड़ी में नहीं करना चाहता, बल्कि सब कुछ ठोक बजाकर सुनिश्चित करके करना चाहता हूं। आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं। बताइए, किस तरह मदद करूं आपकी? साई, मैं एक साधारण आदमी हूं। लोगों को परखना मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने सुना है कि आप बड़े ज्ञानी हैं। लोगों को परखना आता है आपको। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी के वर के चयन में आप मेरी मदद करें। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको उन 4 लड़कों को लेकर यहां द्वारका माई में आना होगा। क्या संभव होगा? साई, 4 को एक साथ? मैं एक वर को दूसरे वर के बारे में कैसे बता सकता हूं? ठीक है साई, मैं किसी बहाने उन 4 को यहां लेके आऊंगा। बेटी की शादी के लिए तो मुझे इतना करना ही होगा। कल उन सबके साथ आपसे भेंट करता हूं। और हां, लड़कों के आने से पहले एक आईना भिजवा दीजिएगा यहां। जी साई। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अरे, जाते वक्त मैं दरवाजा बंद करना भूल गई थी।
भैरू, आई इतना जल्दी कैसे आ गया? आज ना कुछ सब ठीक तो है ना? इतना जल्दी तो आज तक आया नहीं है तू। सरकार ने कुछ कहा? ना। तूने की होगी बदतमीजी। बता मुझे, अभी जाती हूँ मैं सरकार के पास और तेरी तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे इतनी अच्छी नौकरी, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? आई, सरकार कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं और उसमें शिरडी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे मिल रहा है। दूर दूर से पहलवान आएंगे। मेरा पहलवान बनने का सपना सच होने जा रहा है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। हाँ, सरकार मुझसे बहुत खुश है। अच्छा। शिरडी में और भी पहलवान हैं, लेकिन उन्होंने मुझे चुना है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। और ना चुनने की कोई वजह भी तो नहीं है। हाँ, वे जानते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करता हूं। सरकार का तो कहना है कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, इसलिए मेरी कोई जिम्मेदारियां भी नहीं है। मैं अधिक समय दे सकता हूं अपने अभ्यास में। क्या क्या कहा सरकार ने? यही कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, इसलिए मेरी कोई जिम्मेदारियां नहीं है। मैं अधिक समय दे पाऊंगा अपने अभ्यास में। अच्छा आई, अब मैं चलता हूं। आने वाले दिनों में बहुत व्यस्त रहूंगा मैं। आई, आप फिर सोचने लगी? याद है ना साई ने क्या कहा था? सोचने वाली बात यह है चंपा कि औरतों की तो आदत होती है बाल की खाल निकालने की। इसका मतलब उनका भी ध्यान है। औरत तो औरत, मर्दों में भी ये चर्चा है। मतलब ये चर्चा बहुत गर्म है। अब तो मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि मेरी जिंदगी में कोई कमी है। हाँ, 1 साल का समय बहुत होता है। मेरे शादी के महज 10 महीनों में भैरू आ गया था, पैदा हो गया था। आई, साई ने कहा ना कि ऐसी चीजों में हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए, ना ही हमें जल्दबाजी करनी चाहिए। लेकिन क्या पता कहीं कोई समस्या हो तो उसे तो हम ठीक कर सकते हैं ना। ये पड़ोस के गांव में एक वैद्य जी को मैं पहचानती थी। बहुत सारी बेऔलाद औरतें उनके पास आती थी। अब फिर मैंने देखा है वो औरतों को गर्भवती होते हुए और एकदम स्वस्थ बालक को जन्म देते हुए। तू चल मेरे साथ उनके पास, पड़ोस के गांव के हैं। भगवान न करे अगर तेरे में कोई कमी निकली तो इस गांव में किसी को पता भी नहीं चलेगा ना। आई, साई ने कहा है ना हमें प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैं कहाँ किसी के विरुद्ध जाना चाह रही हूँ, बस इतना पता करना चाहती हूँ कहीं कोई परेशानी तो नहीं। चंपा, मैंने आज तक तुझे बेटी की तरह रखा है, कभी कोई परेशानी नहीं दी। सब कुछ दिया है तुझे, हर एक चीज। मुझे इतनी सी चीज नहीं देगी? नहीं नहीं आई, मैं चलूंगी, बिल्कुल चलूंगी। बस कल ही जाएंगे हम वैद्य जी के पास। हाँ? बस चल। साई, प्रणाम साई, मैं आ गया। राम जी भला के। साई, ये वही चारों लड़के हैं जिनके बारे में आपको बताया था। केसरी कुर्ता पहना है ना, वो सुधांशु जो बंबई में सरकारी नौकरी करता है, और उसके बगल में जो है ना वो
अर्पित, जिसके परिवार के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था। साई, जिसके कपड़े सबसे अच्छे हैं। वो गौतम, उसके पिता का सबसे बड़ा कारोबार है, जमीन जायदाद है गांव में, बड़ी आलीशान कोठी है। और साई, उसके बगल में जो सादा सा लड़का है वो मोहन, वो इन सब में सबसे पढ़ा लिखा है। उच्च शिक्षा की है उसने बंबई से, लेकिन अभी वो ऐसा ही है। आप चारों का द्वारका माई में स्वागत है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्योंकि ये कन्या के पिता हैं, अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित पिता, और ये जानना चाहते हैं कि इनकी बेटी के लिए आप सब में से सबसे उपयुक्त वर कौन है। हे भगवान, साई ने सब क्यों बता दिया? मैंने सोचा था कि साई चारों लड़कों को देखकर, उनसे मिलकर कुछ सवाल जवाब पूछकर कोई फैसला लेंगे और मुझे बता देंगे, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। पित्त दोष है बहू को। वो क्या होता है? क्या ये कभी? जब मैं बोलूं तुम सिर्फ सुनो। पित्त दोष में शरीर की अग्नि हावी हो जाती है, शरीर में विषाक्त पदार्थ संचित होने लगते हैं। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ठीक हो जाएगी बहू मेरी औषधि से। लेकिन बहुत परहेज रखना पड़ेगा, संतुलित आहार पे रहना होगा। मेरी दवाओं को लेते समय जिन वस्तुओं को नहीं खाना है वो मैं लिख के दूंगा। आप निश्चिंत रहिए वैद्य जी, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि बहू समय पर दवाई भी लेगी और संतुलित आहार भी करेगी। तब तो तैयारियों में जुट जाइए, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। मैं लिख के दे देता हूं किन चीजों से परहेज करना है। इन चीजों से परहेज करना है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे लिख देते कि कुछ नहीं खाना है। मां बनना है या नहीं, मैंने पहले ही कहा था, मुझसे अगर इलाज कराना है तो परहेज करना पड़ेगा। मैं अपने सर पे कोई बदनामी लेने वाला नहीं कि वैद्य जी से इलाज कराया तो बेकार चला गया। माफ कर दीजिए वैद्य जी, ये बच्ची है, नादान है, मैं लेती हूँ उसकी जिम्मेदारी, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, आप क्या समझ रखा है आपने मुझे? तीनों लड़कों के साथ मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? मैं कोई परीक्षा नहीं देने वाला। अरे अच्छी खासी सरकारी नौकरी है, रोज 4 रिश्ते आते हैं मेरे लिए, समझ गए? रखिए अपनी बेटी अपने पास। आप तीनों नहीं गए, यहीं खड़े हैं, इसका मतलब ये है कि आप समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जी साईं, मेरी भी एक बहन है, इसलिए मैं लड़की वालों की चिंता समझता हूँ। साईं, ऐसे एक साथ सभी लड़कों को एक जगह बुलाकर उन्हें परखने जांचने की कोई प्रथा तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन फिर भी मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये जिज्ञासा है कि आप क्या करने वाले हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमारे बारे में कैसे पता करने वाले हैं। इस आईने से। आईने से? ये कोई साधारण आईना नहीं है,
केवल साफ दिल इंसान ही इसमें अपनी सही छवि देख सकता है। वो इंसान जिसका दिल साफ ना हो, जो दोषों से मुक्त ना हो, अपने दोषों के कारण उसे इसमें अपनी छवि विकृत ही दिखाई देगी। तो आप सब तैयार हैं? जी साईं। आप सब में से सबसे पहले कौन देखना चाहेगा इस आईने में? मैं एक काढ़ा दे रहा हूं, हिमालय की जड़ी बूटियों से बना है। दिन में एक बार पीना है, फिर देखना कितनी जल्दी असर होता है। इतनी भयानक बदबू, पता नहीं कैसे पीऊंगी इसे। ये लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे बारे में कैसे पता करने वाले हैं? इस आईने से। तो आप सब तैयार हैं? जी साईं। आप सब में से सबसे पहले कौन देखना चाहेगा इस आईने में? जी मैं। सब बकवास है। मुझे तो लगता है साईं हमारे आत्मविश्वास को परख रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीखा क्यों? आईने में इसका प्रतिबिंब बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। अब कौन आएगा? मैं आऊंगा साईं। टूट रहे हैं सब। ये भी ऐसा नहीं हो सकता। साईं, क्या इन दोनों का हाल देख लेने के बाद भी आप आईने में देखना चाहेंगे? साईं, ऐसा कौन है जिसमें कोई दोष ना हो? ऐसा कौन है जिसका मन हमेशा से पवित्र रहा हो? किसी साधारण मनुष्य के लिए यह संभव ही नहीं, और मैं जानता हूं कि ये बात आप भी जानते हैं। फिर ये परीक्षा क्यों? इससे क्या हासिल होगा? जैसे इन दोनों को आईने में अपना दोष नजर आया, वैसे मुझे भी आएंगे, क्योंकि मैंने भी गलतियां की हैं। अगर मैं अपने दोष देखने से ही डर जाऊंगा, तो अपने में सुधार कैसे ला पाऊंगा मैं? जब इसे विश्वास है कि इसका चेहरा विकृत दिखाई देगा, तो आके देखने का क्या मतलब?
ये क्या साईं? मेरी छवि विकृत क्यों नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है साईं? जबकि इस मोहन ने खुद स्वीकार किया है कि इसने कई गलतियां की हैं। हाँ, उस हिसाब से तो इसका चेहरा भी विकृत दिखाई देना चाहिए था। किसी का भी चेहरा विकृत नहीं था। ना ही ये जादू या आईना है। इसे तो आज ही सुबह मैंने अपने घर से साई के पास भिजवाया था। साईं, ये सब क्या है? साईं, क्या आप हमसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये एक परीक्षण ही था। जैसा कि मोहन ने कहा कि हम सभी में गुण होते हैं, दोष होते हैं, हम सभी की अपनी सीमाएं होती हैं, पर आप दोनों इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अपने दोषों को स्वीकार करने की बात तो छोड़िए, बल्कि आपने तो इसे छुपाने की कोशिश भी की। आप अमीर होने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपका परिवार कर्ज में डूबा हुआ है और आप शादी भी केवल इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप अपनी ससुराल से कुछ आर्थिक मदद ले सकें। बताइए, क्या ये बात आपने बिरजू जी से नहीं छुपाई? क्या ये सच है? और क्या कहा था आपने? अर्पित बहुत विनम्र है, जबकि सच्चाई तो ये है कि धन कमाने की चाह में ये इतना खो गए हैं कि अपने माता पिता का भी ध्यान नहीं रखते हैं। ये महीनों महीनों अपने घर नहीं जाते हैं, और जब घर जाते हैं तो केवल पैसे लेने के लिए, धन उगाही करने के लिए, अपनी जमीन बेचने के लिए। वो माँ बाप जिन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। जो बच्चा अपने ऐसे माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकता, उनसे प्रेम नहीं कर सकता, वो आपकी बेटी का ध्यान क्या रखेगा भला? बल्कि इन्हें तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। अर्पित को तो ये लगता है कि इसके माता पिता की संपत्ति पर, उनके धन पर इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। साई, आपके हिसाब से तो सभी गलत है। मोहन की बात से मैं भी सहमत हूं कि सभी ने अपने जीवन में कोई ना कोई गलती की है। अगर ऐसी बात है तो मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। बिरजू जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छिपा है। अपनी गलती को स्वीकार करना परिपक्वता की निशानी है। अहंकार से मुक्त व्यक्ति की पहचान है ये। अर्पित और गौतम, इन्होंने अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं किया, केवल मोहन ने किया है। क्या हुआ अगर यह गलती करता है तो? अगर गलती करता है तो उसे स्वीकार करता है, उससे सबक लेता है, खुद को सुधारता भी है। कोई बात नहीं अगर आज उसके पास नौकरी नहीं है तो, पर उसके पास सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा और उससे भी महत्वपूर्ण चरित्र है। और नेक व्यक्ति में यही तो देखा जाता है बस। इसलिए आपकी बेटी के लिए मोहन से उपयुक्त वर और कोई नहीं है दूसरा। साई, आपने मुझे सबसे बड़ी गलती करने से बचा ली। शुक्रिया साई, शुक्रिया। हमें माफ कर दीजिए साईं। राम जी भला करे।
आई, ले जाने से पहले एक बार बता तो देती। वैद्य जी और उनकी खुराक दोनों ही कड़क है। उनकी औषधि पीने के बाद दिन भर मुंह का स्वाद खराब रहता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। अब मेरे जैसा पहलवान उनकी औषधि खाकर बीमार पड़ गया था, तो चंपा कैसे सहेगी? और डरा मेरी बच्ची को तू। बेटी, तू इसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दे। हाँ, तू तो जानती है इसकी हर एक बात के पीछे 1000 नखरे होते हैं। और दवाई कोई स्वाद के लिए थोड़ी ना पीता है। हाँ? तू उस भविष्य के बारे में सोच, उस खुशी के बारे में सोच जो भविष्य में तू हमें देने वाली है ना? मैं एक माँ हूँ, माँ बनने की खुशी मैं जानती हूँ। उस एहसास के सामने इस दाढ़ी का कड़वापन कोई मायने नहीं रखता। ले पी ले। मैं एक काढ़ा दे रहा हूं, हिमालय की जड़ी बूटियों से बना है। दिन में एक बार पीना है, फिर देखना कितनी जल्दी असर होता है। पी ले पी ले पी ले। हाय, आप सच कह रही है? पी ले, कुछ नहीं, पी ले। अरे पी ले। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, पी ले बेटा। बेटी पी ले। थोड़ा और थोड़ा, कुछ दिन के लिए। हाँ, चल पी ले। शाबाश शाबाश। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। पी ले और खत्म कर इसे। हाँ? अरे अब बस कीजिए आई। हाँ, बस आज की खुराक पूरी हो गई। शाबाश शाबाश। चंपा, क्या हुआ तुम्हें? हाँ बैठो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आई को बुलाता। परेशान मत करो, सोने दो।
मुझे लगता है तुम्हें औषधि की जरूरत है। मैं अभी जाकर साई से विभूति लेकर आता हूँ। नहीं, बहुत रात हो चुकी, साई सो रहे होंगे। हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती हो, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। साई, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला? साई, चंपा की यह हालत उस काढ़े के वजह से हुई है जो आई ने उसे पिलाया है। वो काढ़ा बहुत कड़वा है, नीम से भी ज्यादा। उसे पीते ही मानो पूरा शरीर जलने लग जाता है। मुझे पता था चंपा उस काढ़े को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन मेरी सुनता कौन है? ना आई ना चंपा। लगा दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भरते अंजन अलख निरंजन साईया। अज्ञान तिमिर से घिरा ये लो चंपा, पानी पियो। शुक्रिया साई, मुझे लगा अभी मैं मर जाऊंगी। आपने मुझे बचा लिया साई। चंपा, क्या सच में तुम्हें लगता है जो तुम कर रही हो, ऐसा करके तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहती हो? मेरे चाहने न चाहने से कोई अंतर नहीं पड़ता साई। आपने जिस क्षण कहा था कि सब कुछ अपने तय समय पर होगा, मैं उसी वक्त समझ गई थी। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि शादी के बाद सासूबाई के रूप में मुझे एक और माँ मिली है जो मुझे बेपनाह चाहती है। वो मुझ पर अपनी ममता लुटा रही है। उनकी इच्छा का मान रखना
मेरा कर्तव्य बनता है। उनकी खुशी के लिए अगर मुझे थोड़ा कष्ट सहना भी पड़े तो मैं हंस के सह लूंगी, क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा आप पर विश्वास है साईं। आपके होते हुए मुझे कभी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। घुमा फिरा कर कह दिया ना कि तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी, लेकिन वो काढ़ा पीना नहीं छोड़ोगी। सास और बहू दोनों ही जिद्दी है। साई, मुझे तो इसकी फिक्र हो रही है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आई और साई मेरे साथ है। आप अपने भविष्य की चिंता कीजिए, कुश्ती प्रतियोगिता की तैयारी कीजिए। वैसे भी पहली बार काढ़ा पीने में थोड़ी तकलीफ हुई, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। चंपा, क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? जी साई। तो फिर एक बात याद रखना, जो राह तुमने चुनी है वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी, पर श्रद्धा और सबूरी रखने से मुश्किल राह को भी पार किया जा सकता है। जी साई। राम जी भला करे। लगाओ और बल लगाओ भैरो, लगाओ। लगा। अरे और जोर लगा। अरे दाव लगा, दाव लगा। अरे क्या कर रहा है? हरिओम हरिओम। भैरू, जब तुमने कुश्ती आरंभ की थी तब तुम्हारा दाव सही लग रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने से देख रहा हूं तुम्हारा प्रदर्शन दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। प्रतीत होता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। अंता पंता बता रहे थे कि तुम अभ्यास भी ठीक से नहीं कर रहे हो कुश्ती का। कुलकर्णी सरकार को पराजय स्वीकार नहीं है। थके हारे लोगों के लिए मेरे वाड़े में कोई स्थान नहीं है। कल प्रतियोगिता है, उसमें तुम्हारा प्रदर्शन कैसा रहेगा मुझे तो संदेह हो रहा है। सरकार,
मेरी पत्नी एक दवाई ले रही है जिससे वो कमजोर हो गई है। न रात भर वो सो पा रही है न मैं। सुबह देर से नींद खुलती है, इसलिए अभ्यास नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन सरकार आप चुप बैठो। तुम्हारे शयन कक्ष में क्या हो रहा है ये सुनने में मुझे कोई रुचि नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, यदि मैं तुम पर पैसे और संसाधनों का निवेश कर रहा हूं तो तुम्हें मुझे समय देना होगा, जो तुम नहीं दे रहे हो। अभी भी समय है, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी जगह कोई और पहलवान ले आऊंगा। जरूर होगा सरकार, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। आइंदा से पूरा समय दूंगा मैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कल आपका सर मैं झुकने नहीं दूंगा। और यदि हार गए तो ये कुलकर्णी सरकार तुम्हारी पहलवानी भुला देंगे। हरिओम। ये क्या है? भिक्षा मांगने का पात्र। भिक्षा? मुझे मूर्ख समझता है? कहीं से भी भिखारी नहीं लगता। ना तू कमजोर है ना तू लाचार। झूठ मत बोल, तेरे पास तेरे परिवार को खिलाने के लिए पैसे जरूर होंगे। मैंने कहा ना, ये पूरा संसार मेरा परिवार है। इस संसार का हर प्राणी मेरा परिवार है। मुझे अपनी बातों में मत उलझा। जो कुछ भी है चुपचाप मुझे निकाल के दे दे, वरना आपका परिवार है। तू ऐसे नहीं मानेगा। तो सचमुच भिखारी निकला। भिखारी मैंने अपना समय बर्बाद किया। निकल यहां से। क्या है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रश्न? कैसा प्रश्न? कि आपका परिवार है या नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कौन है जो अपने परिवार से प्यार नहीं करता? उन्हीं के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। क्या उन्होंने आपसे कहा डाकू बनने के लिए? कहा नहीं, लेकिन उनके पालन पोषण के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। उनका पालन पोषण तो आप कोई अच्छा काम करके भी कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मुझे वही काम मिलता था जिससे मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पाता था। ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमा पाना आसान नहीं है, लेकिन लोगों को लूट कर आप जो पाप कमा रहे हैं उसका प्रायश्चित कर पाना और भी मुश्किल होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार की सुख सुविधा का ध्यान मैं रखता हूँ, उनके पालन पोषण का ध्यान मैं रखता हूँ। मेरे परिवार से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, और इसलिए वो लोग भी चांद छिड़कते हैं मुझ पर। मैं कहूँ तो वो लोग अपने प्राण तक दे सकते हैं मेरे लिए। इतना विश्वास? मुझे तो है, पर लगता है तुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारे पाप सिर्फ तुम्हारे हैं मित्र,
तुम्हारा परिवार भले ही तुम पर जान छिड़कता हो, लेकिन जब कर्मों के फल को भुगतने की बात आएगी तो उसमें तुम अकेले ही होगे। कुछ नहीं कर सकेगा तुम्हारा परिवार, कोई काम नहीं आएगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूं तुझे। मेरा परिवार मेरे हर पाप के फल में भी मेरा साझेदार होगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।